नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज ये डिस्कस करेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट्री में। और ये स्क्रीन पे आ गया है। आज का टॉपिक रहेगा बोरियल, टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट ग्लोबल लेवल, हाउ डू यू कंपेयर देम। तो पहला जो आपको नज़र आ रहा है, ये तो आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2010 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन था, ट्रॉपिकल रीजन आर रिच इन फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन, डू यू एग्री। तो ये तो ऑलरेडी इट इज़ एन आस्क्ड क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोथ इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाहे जनरल स्टडीज में हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो, यानी कि डिस्कस बोरियल, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्रॉम तीन क्राइटेरिया में ले रहा हूँ, फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल एंड कार्बन सिंक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन तीनों क्राइटेरिया के अनुसार के आधार पे आप इनको कंपेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू एग्री, ट्रॉपिक भाई ट्रॉपिकल रीजन जो हैं दे आर फार बेटर इन बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। तो अबाउट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी हैव टू एग्री टू दिस स्टेटमेंट। और क्यों उसको एग्री कर रहे हैं ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी को जान लीजिए, जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो जैव विविधता, इट इज़ नथिंग बट वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसमें दोनों चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ। वैरायटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, मे बी फ्लोरल स्पीशीज और फाउंडल स्पीशीज, हर तरह की स्पीशीज आ गई। और वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरिएबिलिटी की जब बात करते हैं तो इट मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ एट मल्टीपल लेवल। जनरली तीन तरह की इसमें हम वैरायटी देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन विद इन ए स्पीशीज। अब एग्जाम्पल ले लीजिए डॉग का। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। डॉग, आपने जर्मन शेफर्ड देखा होगा, डॉबरमैन एक अलग डॉग होता है, लेब्राडोर एक अलग डॉग है, बुल डॉग, पग डॉग, पामेरियन। तो हैं तो सारे डॉग, बट दे लुक डिफरेंट। तो दे लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल। इसी तरह स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि नंबर एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, चाहे वो एनिमल स्पीशीज हों, बर्ड स्पीशीज हों या प्लांट स्पीशीज हों, नंबर एज वेल एज वैरायटी। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जैसे कि यानी कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए गिवन एरिया। अब आप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लीजिए, उसमें आपका वेटलैंड इकोसिस्टम भी आ सकता है, उसमें रिवर इकोसिस्टम भी है, उसमें आपका पॉन्ड इकोसिस्टम भी आ गया, लेक इकोसिस्टम भी आ गया, माउंटेन इकोसिस्टम भी आ सकता है। तो इस तरह से इकोसिस्टम्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा डाइवर्स होगा। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी। जब तीनों लेवल पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंसीडर करें, वैरायटी ऑफ लाइफ को कंसीडर करें, तो दैट बिकम्स वेरिएबिलिटी इन बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसको फ्लोरल एंड फाउनल डाइवर्सिटी कहते हैं, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। हमारी धरती पर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और जो टेरिटेरियल बायोडाइवर्सिटी है, टेरिटेरियल मतलब स्थलीय जैव विविधता, भूमि पे पाई जाने वाली, ये जो है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ वार्म एंड वेट क्लाइमेट, बारिश ज़्यादा होती है और सनशाइन अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। एंड हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ लीजिए क्या होता है। ये नथिंग, इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स इन ए गिवन एरिया ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वो जो उसको कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये बड़ी हाई होती है आपके इक्वेटर के आसपास बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स लाइक सनलाइट। सनलाइट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हायर एरिया। जो आपका जैसे आप उधर चले जाइए इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल के पास, साउथ पोल के पास, तो उसके कंपैरिजन में सनलाइट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
इसी तरह वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि रेनफॉल अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, एनपीके इन सॉइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन आपका ज़्यादा होगा। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दैट इंक्रीजेज बायोडाइवर्सिटी। अब एक और मोटा आंकड़ा जान लीजिए जो आपको ध्यान होना हमेशा याद रखिए कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, यानी कि इक्वेटर के आसपास जो पाए जाते हैं, दे कवर लेस देन 1/5 ऑफ अर्थ एरिया, टेरिटोरियल एरिया, यानी कि पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्रफल है उसका मुश्किल से एक 20% हैं, बट दे कंटेन अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। यानी कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ से पता लगती है कि 50% बायोडाइवर्सिटी आपको लेस देन 20% एरिया में ही शामिल की हुई है। तो ये दिखाता है आपका ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब ये ग्लोबल लेवल पे देखिए कि जो सबसे ऊपर जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो ये डार्क ब्राउन कलर में, दीज आर बोरियल फॉरेस्ट, यानी कि जो नॉर्थ पोल के आसपास है, आर्कटिक सर्कल के आसपास है। ये आपका रसिया का अपर पोर्शन, ये आपका यूरोप का अपर पोर्शन, और ये आपका कनाडा, और इसमें अलास्का भी आ जाएगा कुछ, जो यूएसए का एक पोर्शन है। तो उसके नीचे आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, जो कि ग्रीन कलर में मैंने दिखा रखे हैं, लाइट ग्रीन, और फिर इक्वेटर के आसपास आपके आ जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये याद रखिए कि इसमें हर किस्म के ट्रॉपिकल, उसके सब टाइप भी आ गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुएट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडुएट फॉरेस्ट, तो हर किस्म के इसमें फॉरेस्ट आ गए, सब टाइप सारे आ गए। अब जहाँ तक एरिया की बात है तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं दे कवर रफली 45% ऑफ दी टोटल फॉरेस्ट एरिया। देखो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया जो है वो लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर है, तो इस 4 बिलियन हेक्टेयर में से लगभग 45% कवर करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि ये जो इक्वेटर के आसपास है। और बोरियल फॉरेस्ट नंबर 2 पे आते हैं, लगभग 29 to 30% ऑफ दिस 4 बिलियन हेक्टेयर। और टेम्परेट फॉरेस्ट उन दोनों के बीच में है, यानी कि 25 से 26, यानी कि 1/4 ऑफ दिस 4 बिलियन हेक्टेयर। ये हो गया मोटा मोटा आंकड़ा कि हर एक जंगल कितने एरिया पे काबिज किए हुए हैं, अपनी जगह घेरे हुए हैं। अब डिस्कस करते हैं बोरियल फॉरेस्ट पे। बोरियल फॉरेस्ट में देखिए, ये मैंने जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया कि बोरियल फॉरेस्ट जो है ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास है, आर्कटिक सर्कल के आसपास है। तो ये इनका जो ये लैटिट्यूड है ये 55 to 65 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। और ये भी याद रखिए कि ये जो बोरियल फॉरेस्ट है ये केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं है। जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट दोनों में है, आपका ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी आ जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के में भी आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, न्यूजीलैंड में भी ये हैं, और ये आपका ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट के भी साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं। लेकिन बोरियल फॉरेस्ट जो है वो केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। यानी तो हम कह सकते हैं कि ये जो बोरियल फॉरेस्ट है दे आर लोकेटेड बिटवीन 55 to 65 डिग्री नॉर्थ, और इनसे नीचे 25 से 55 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे लिख लीजिए लैटिट्यूड पे, ये आपके टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और बोरियल फॉरेस्ट में 99% जो आपकी स्पीसीज हैं वो आपके एवरग्रीन कोनीफर फॉरेस्ट पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ ब्रॉड जो लीव्ड फॉरेस्ट हैं वो लगभग एब्सेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स होती है और समर बहुत शॉर्ट होती है। समर तो मुश्किल से वहाँ 2-2.5 महीने होती है। और जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं ये उनमें नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज़्यादा होती हैं, और इसमें डेसिडुअस भी मिलेंगे आपको और कोनीफर्स भी मिलेंगे। ये जो मैंने दोनों फोटोग्राफ दिखाए हैं ये आपके बोरियल फॉरेस्ट को दिखा रहे हैं, बिल्कुल कोनीफर फॉरेस्ट आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है दोनों फोटोग्राफ में। और टेम्परेट फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने कहा कि आपका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इससे थोड़ा ऊपर हो गया 25 डिग्री नॉर्थ। तो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री नॉर्थ तक ये आपका
टेम्परेट फॉरेस्ट आ गए। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए और सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपके पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया का लोअर पोर्शन आ गया, और कुछ आपका साउथ अमेरिका में भी हैं, ये पाए जाते हैं लोअर में, यानी कि चिली वाले एरिया में, चाइल जिसे कहते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ साउथ अफ्रीका में भी ये पाए जाते हैं। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो बड़े कलरफुल है। आपका ये देखिए, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये वाला जो फोटोग्राफ है ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का है, और ये यूरोप के शायद जर्मनी कंट्री का है। यहाँ पे खास बात यह है कि मल्टी लेयर ऑफ वेजिटेशन इज एब्सेंट। देखिए, एक टॉप कनोपी है जिसमें बड़े पेड़ हैं, और नीचे ग्राउंड वेजिटेशन है जिसमें स्मॉलर बुशीज हैं, सर्ब्स और हर्ब्स हैं। तो ये जो कलरफुल स्पीशीज हैं डेसिडुअस की, ये नॉर्थ अमेरिका की है, या ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जिसे कहिए, तो इसमें ये होते हैं ओक, मैपल और बीच, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये जो कलरफुल आपके रेड कलर के लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर मैपल स्पीशीज होती है। और ये जो इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वो होंगे पाइन, स्प्रूस और हेमलॉक। इस पिक्चर में जो नज़र आ रहा है ये दोनों हैं आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये नॉर्थ अमेरिका की अब बात करते हैं, तो ये यूएसए में, स्पेशली ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में आपके 4 सीजन होते हैं, समर, स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर। तो जनरली ये जो समर के बाद फॉल सीजन आता है उसमें ये रेड कलर के लीव्स हो जाते हैं। अब वाई दीज आर टर्न्ड रेड कलर इनटू रेड कलर, रेड कलर में कन्वर्ट होने का रीज़न है बिकॉज ऑफ दी वेरी लो लेवल ऑफ टेम्परेचर, वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। इसमें जो क्लोरोफिल है, दैट इज ए ग्रीन पिगमेंट, दैट ब्रेक्स डाउन। जब ग्रीन पिगमेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो उसमें जो ऑरेंज और येलो कलर का पिगमेंट है दैट बिकम्स विजिबल, जो कि पहले छिपा रहता है इस ग्रीन पिगमेंट के नीचे, वो विजिबल हो जाता है। तो दैट्स वाई दिस लीव्स लुक लाइक ब्राइट येलो और ब्राइट रेड। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का आप, ये मैंने आपको तो बता ही दिया कि इक्वेटर के आसपास, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये आपको मिलेंगे। और ये इस पिक्चर से क्लियरली विजिबल है कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये दे कवर मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया, they cover many countries of African continent and many countries of South American continent। और आपका अमेजोन का रेन फॉरेस्ट भी इधर ही है, ब्राज़ील है, ये आपका कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, यहाँ आपका पनामा है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, ये सब कंट्रीज यहाँ आ गई। यहाँ आपका इंडिया के अलावा ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और ये आपका कांगो बेसिन, और ये मेडागास्कर। तो ये सब एरियाज हैं जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रीजन जिसे कहा जाता है, जहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब ये भी आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये देखिए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर इज क्लियरली विजिबल। जो टॉप पे जो पेड़ पाए जाते हैं, जो जो ऊपर में पेड़ नज़र आ रहे हैं, जो टॉप मोस्ट का कैनोपी, दैट इज कॉल्ड, जिसको एमरजेंट लेयर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है डोमिनेंट ट्रीज। और उसके नीचे जो कैनोपी लेयर है उसमें आते हैं को डोमिनेंट, और उससे नीचे अंडर स्टोरी जिसमें बनाना आ गए, आपका बैम्बूज आ गए, और फॉरेस्ट फ्लोर में आपका ये आपकी शर्ब्स और हर्ब्स आ गई। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में ये वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो जो डोमिनेंट ट्रीज हैं, जिसको टॉप कैनोपी में जो होते हैं, वो डिप्टेरोकार्पस सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है। उसके बाद वेटेरिया, कैनेरियम ट्रिप्टम और गार्सिनिया इंडिका, ये आपकी डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, यानी कि जो बिल्कुल टॉप में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए राइट फोटोग्राफ में देखिए, तो ये डोमिनेंट ट्रीज आ गए। उसके को डोमिनेंट्स में जो कि मिडल कैनोपी में अल्बीजिया, लेजेक्टोमिया, टर्मिनेलिया की बहुत सारी स्पीशीज हैं, आर्टोकार्पस, टेरोकार्पस, ये आपके मिडिल कैनोपी में आ गए। और सबसे नीचे आपको ये देखिए केन, बैम्बू, फर्न, एपीफाइट, इसमें क्लियरली विजिबल है। ये आपकी फर्न विजिबल है, ये आपकी एपीफाइट विजिबल है,
ये आपके क्लाइंबर्स भी विजिबल हैं, और इसमें बैम्बूज भी पीछे, ये केन भी नज़र आ रहा है, और बनाना, तो ये लोअर कनोपी में ये क्लियरली विजिबल है। वॉकिंग बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जबकि वॉकिंग उसमें वेरी कंपेरेटिवली इजी रहती है आपकी टेम्परेट फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट में। अब आप बायोडाइवर्सिटी का डिफरेंस देखिए, ये मैं आपको, ये मैंने किसी आर्टिकल से लिया है, बुक के। इसमें क्लियरली विजिबल है कि आपका कोलंबिया को ले लीजिए एग्जांपल। कोलंबिया आपका साउथ अमेरिका के टॉप पे आता है, ये कंट्री है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, दैट इज़ लोकेटेड नियर इक्वेटर। और इसमें लगभग 1400 स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड्स की। जबकि और ऊपर हम चलें, न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में आता है, उसमें इसकी 1/10 रह जाती है स्पीसीज, 105 स्पीसीज। और ग्रीनलैंड जो और ऊपर आता है 71 डिग्री नॉर्थ पे, उसमें और भी आधी रह जाती हैं ये बर्ड स्पीसीज। ये केवल बर्ड स्पीसीज की बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर। इक्वाडोर भी आपका कोलंबिया के पास ही है साउथ अमेरिका में। इसमें 10 टाइम्स एज मैनी स्पीसीज पाई जाती हैं ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स ही ज़्यादातर होते हैं जिसमें कि कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जैसे जो कि वाटर मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, या फिर फूड को पत्तियों से लेके नीचे रूट तक लेके आते हैं, जिसे जाइलम फ्लोम कहा जाता है। तो वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और ये जो हैं वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज आपका इक्वाडोर में 10 टाइम्स ज़्यादा है व्हेन वी कंपेयर टू टेम्परेट रीजन ऑफ मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। यूएसए मिड वेस्ट में आपके ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है ये कितनी ज़्यादा रिच है नियर इक्वेटर। एक और एग्जांपल लीजिए बायोडाइवर्सिटी का। टिपिकल बोरियल फॉरेस्ट का अगर हम 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया लें, तो उसमें मुश्किल से आपको 2 से 4 डिफरेंट ट्री स्पीसीज मिलेगी, मुश्किल से 4 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगी। और वो मैंने आपको कौन सी बताई है, ज़्यादातर कोनीफर ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन कोनीफर। जबकि 1 हेक्टेयर उसके नीचे अगर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आए तो उसकी डबल हो जाएंगी, यानी कि 4 से 8 स्पीसीज हो जाएंगी। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को अगर लें तो उससे 4 से 8 से भी, यानी कि 10 ट्री स्पीसीज के आसपास मिलेगी। जबकि अगर आप कंपेयर करें 1 हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ऊपर के बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट को, तो उसमें 50 to 100 ट्री स्पीसीज आपको मिलेगी। तो कहाँ 2 और 4 के बीच में ट्री स्पीसीज हैं बोरियल फॉरेस्ट में, और यहाँ आपकी 50 से 100 ट्री स्पीसीज, या 100 से भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये फ़र्क है फ्लोरल स्पीसीज में। और फाउनल स्पीसीज का, बर्ड्स का मैंने आप पिछली स्लाइड में आपको बता दिया। तो ये भी मैंने एक आर्टिकल से ये सारा फैक्ट लिया है। ये फैक्ट निकालने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो इससे आपको पता लगता है कि भाई हाउ दी बायोडाइवर्सिटी वेरीज व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल साइड। अब आ जाइए मेन रीजन क्या है। जो पहला क्वेश्चन था कि भाई वाई ट्रॉपिकल रीजन आर रिचर इन बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये मोटे तौर से 3 रीजन है कि भाई ट्रॉपिकल रीजन्स में आपकी सोलर पावर ज़्यादा है, सन एनर्जी ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, और वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एंड बोरियल। तो इसकी वजह से हाई प्रोडक्टिविटी होगी और हाई बायोडाइवर्सिटी होगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूअर सीजनल चेंजेस, क्योंकि टेम्परेचर 21 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो एक स्टेबल क्लाइमेट है। और प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, और वाटर चाहिए, और मिनरल चाहिए। वो यहाँ पे खूब अवेलेबल है, और न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है। तो प्लांट्स ऐसे क्लाइमेट को बहुत पसंद करते हैं। दैट्स वाई डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी हाई। और टेम्परेट एरिया में एक, या बोरियल एरियाज में क्या, फॉरेस्ट के एरियाज में क्या है कि वहाँ ग्लेशिएशंस की समस्या है, यानी कि एरिया कवर्ड विद ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स मोस्टली, यानी कि साल में 9 महीने तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो जबकि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो मोटे तौर से ये 3 रीजन आपको ज़रूर लिखने हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो।
अब आइए दूसरे हिस्से पे कि भाई कार्बन सिंक एबिलिटी कौन से फॉरेस्ट की ज़्यादा है। तो मैं एक लेटेस्ट रिसर्च आपको दिखा रहा हूँ। नेचर का एक जर्नल है, नेचर जियो साइंस। देखिए, नेचर एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, टॉप मोस्ट जर्नल है। तो नेचर जियो साइंस अभी 23 की ही ये रिसर्च फाइंडिंग है। तो इस रिसर्च फाइंडिंग के हिसाब से बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट हैव ओवरटेकन ट्रॉपिकल वन एज द मेन कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक के हिसाब से बोरियल और टेम्परेट का जो दर्जा है वो ट्रॉपिकल से ऊपर हो गया है। अभी तक ट्रॉपिकल्स को माना जाता था। तो ये इन्होंने एक स्टडी की है, इसे जो पब्लिश है इस पेपर में, कार्बन एंड सिंक ड्यूरिंग 2010 से लेकर 2019 के बीच की स्टडी की गई है बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो इस स्टडी के अनुसार बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट में ज़्यादा कार्बन स्टोरेज पाई गई। और जबकि वो कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो कार्बन सोर्स बन गए हैं, यानी कि कार्बन सोर्स का मतलब ये कार्बन सिंक के अपोजिट, कार्बन रिलीज हो रही है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी ट्रॉपिकल रीजन में बढ़ रही है और एग्रीकल्चर के लिए लैंड को कब्जा किया जा रहा है, पुराने जंगल काटे जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हैं वहाँ एवरेज एज लगभग 140 साल की है। और 140 साल का जो पेड़ होता है उसमें ग्रोथ रुक जाती है, चाहे इंक्रीमेंट यानी कि चाहे डायमीटर इंक्रीमेंट हो, चाहे गर्थ इंक्रीमेंट हो, हाइट इंक्रीमेंट, वॉल्यूम इंक्रीमेंट, हर किस्म का इंक्रीमेंट रुक जाता है। तो दैट बिकम्स नियरली कार्बन न्यूट्रल। वो खड़े होकर भी वो कोई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं में हेल्प नहीं करता है। तो एट द सेम टाइम टेम्परेट एंड बोरियल फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ आपके 50 साल के हैं या फिर 50 से 140 के बीच के हैं, वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा करते हैं। तो वो नाउ दे हैव बिकम लार्जेस्ट कार्बन सिंक नाउ ग्लोबली अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। तो ये कारण है कि भाई आपका ये जो बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो आपके ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर रहे हैं। तो लेकिन ये पहले क्या कहा जाता था, अबव फाइंडिंग डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग और प्रीवियस स्टडी, जो कि क्या कहती थी कि ओल्ड ग्रोथ ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्ट एज लार्ज कार्बन सिंक। वो कहते थे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अब कार्बन सिंक इसलिए नहीं कह रहे ये क्योंकि पहले की स्टडीज में डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डिस्टर्बेंसेस हैं, स्पेशली आप एग्जांपल ले लीजिए जैसे इंडोनेशिया, जंगल काटे जा रहे हैं और रेड पाम ऑयल वहाँ प्लांटेशन रेज की जा रही है। सिमिलरली यू टेक एग्जांपल ऑफ ब्राज़ील, अमेजोन फॉरेस्ट, तो वहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है जंगल काट के। तो इस वजह से वहाँ आपका जो है ये कार्बन सिंक अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं रह गए। और ये मैंने बताया कि ये स्टडी किसने कंडक्ट की है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और ये अवेलेबल है, ये आपका ये नेट पे अगर सर्च करेंगे तो ये पेपर भी अवेलेबल है। नहीं आपको चाहिए अवेलेबिलिटी है तो मैं भी आपको ये भेज सकता हूँ अगर आप मुझे ईमेल के माध्यम से संपर्क करेंगे तो। अब एक और स्टडी है, ये लेटेस्ट 2000 की स्टडी है और ये एक बुक चैप्टर है। बुक चैप्टर का नाम है बोरियल इकोसिस्टम्स इन ग्लोबल कार्बन साइकिल। और ये बुक ये मैंने लिख दी है। और स्प्रिंजर जो है बड़ा रेप्यूटेड पब्लिशर है न्यूयॉर्क का, तो उसमें ये छपा है। तो इसके हिसाब से फाइंडिंग्स जो हैं जो बोरियल फॉरेस्ट में है, ये देखिए, जो टोटल कार्बन है जिसको मेजर किया जाता है पेटाग्राम या गीगाटन में, और गीगाटन 1 गीगाटन या 1 पेटाग्राम इज इक्वल टू 1 बिलियन मीट्रिक टन। तो वो जो है बोरियल फॉरेस्ट में ये मैक्सिमम पाया गया। बोरियल फॉरेस्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले ग्लोबल मैप में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मोर देन 700 गीगाटन। और इस 700 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सॉइल कार्बन का, क्योंकि सॉइल कार्बन इज फार हायर इन कंपैरिजन टू प्लांट कार्बन स्टोर्ड इन प्लांट बायोमास। तो इस वजह से ये बोरियल फॉरेस्ट में ज़्यादा कार्बन स्टोर होती है, जबकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देखिए ये लगभग बराबर है। जो सॉइल कार्बन है 216 और प्लांट बायोमास कार्बन है 159, तो टोटल 375। और टेम्परेट फॉरेस्ट में भी
सॉइल कार्बन ज़्यादा है अगर कंपेयर करें प्लांट बायोमास कार्बन से, और ये मिनिमम है। तो अगर तीनों को कंपेयर करें एज फार एज देयर कार्बन स्टोरेज एबिलिटी और कार्बन सिंक एबिलिटी, तो बोरियल कम्स नंबर वन, देन कम्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन कम्स टेम्परेट फॉरेस्ट। और बोरियल नंबर वन इसलिए है क्योंकि वहाँ सॉइल कार्बन बहुत ज़्यादा है, कार्बन स्टोर्ड इन दी सॉइल बिलो फॉरेस्ट दैट इज़ वेरी हाई। और इसको समझ लीजिए, जैसे कार्बन पूल की फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मोटे तौर से एक अबव ग्राउंड मास बायोमास होता है, एक बिलो ग्राउंड बायोमास होता है। तो अबव ग्राउंड बायोमास में क्या आता है, ये कार्बन स्टोर्ड आपका ये ट्री का जो ट्रंक होता है बोल, उसमें ट्री की जो ब्रांचेज हैं, स्मॉल ब्रांचेज, बिग ब्रांचेज, इसके अलावा डेड वुड, और इसके अलावा जो लिटर, डेड वुड तो वो टूटी हुई टहनियाँ हो गए, लिटर में डिकम्पोज्ड लीव्स, तो इस सब को मिला के बोलते हैं अबव ग्राउंड बायोमास। और एक होता है बिलो ग्राउंड बायोमास, जिसमें रूट आ जाती हैं, और पेड़ की रूट आ गई और ये हर्ब्स और श्रब्स की रूट्स आ गई। और इसके अलावा एक कंपोनेंट है सॉइल कार्बन, जो कि बोरियल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स वाई बोरियल फॉरेस्ट इज नंबर वन कार्बन सिंक। एक और एफ की स्टडी मैंने एफ की रिपोर्ट से लिया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भी बोरियल फॉरेस्ट का देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है 559 गीगाटन, और उसके बाद नंबर आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 434 गीगाटन, और सबसे कम है टेम्परेट फॉरेस्ट का 159 गीगाटन। और इसमें भी आप देख लीजिए सॉइल में कहीं ज़्यादा है, रशियन फेडरेशन, रशिया का एरिया सबसे ज़्यादा है 249, और ये 74 सॉइल स्टॉक बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कनाडा में भी सॉइल स्टॉक बहुत ज़्यादा है, अलास्का में भी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेजिटेशन कार्बन स्टॉक। जबकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए कार्बन वेजिटेशन में भी आपका एवरेज 45 आ रहा है गीगाटन, और ये 43 आ रहा है। इसी तरह अफ्रीका में भी 52 गीगाटन वेजिटेशन का स्टॉक आ रहा है, लगभग इसी के आसपास कार्बन स्टॉक आ रहा है, सॉइल कार्बन का आ रहा है। और साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में भी ये लगभग सेम है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सॉइल कार्बन स्टॉक और अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, यानी कि वेजिटेशन में जो कार्बन स्टोर्ड है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। लेकिन बोरियल फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है। और ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो बोरियल फॉरेस्ट में आपका टोटल कार्बन स्टॉक मैक्सिमम है, फिर ट्रॉपिकल का नंबर आता है, और उसके बाद सबसे नीचे टेम्परेट का नंबर आता है। लेकिन कुछ समस्याएं भी आ रही हैं आपके नॉर्दर्न फॉरेस्ट में। नॉर्दर्न फॉरेस्ट का मतलब है कंबाइंड बोरियल एंड टेम्परेट। तो इसमें एक तो नंबर वन समस्या आ रही है, ड्राउट बहुत बढ़ रहा है, यानी कि रेनफॉल की अवेलेबिलिटी कम हो रही है पिछले लास्ट 20-25 साल से। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, तो वहाँ भी टेम्परेचर राइज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इन सम ऑफ दीज रीजन द टेम्परेचर इंक्रीज हैज़ बीन मोर देन द डबल ऑफ द ग्लोबल एवरेज। इससे वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। और फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर भी आप बढ़ रहे हैं। इवन इन आपके ये आपका आपने टीवी पे भी देखा होगा, रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, यूरोप के जंगल जो हैं वो सब जल रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसेक्ट आउटब्रेक भी बढ़ रहा है, इंसेक्ट अटैक भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से इनकी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो रही है। तो ये समस्याएं बढ़ रही हैं वहाँ बोरियल और टेम्परेट में भी। अब आते हैं जो मैंने एक और एस्पेक्ट आपको कवर किया है, शुरू में बताया था कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल कौन से जंगल की ज़्यादा है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बोरियल एंड टेम्परेट। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आप सब जानते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड, उसको कैप्चर करते हैं प्लांट्स और उसको फिर स्टोर करते हैं। स्टोर करने का तरीका मैंने बता दिया, अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये आप सब जानते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा आपका ये एफएओ की रिपोर्ट बोलती है 3.2 10 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक हेक्टेयर में एक साल में ये 3.2 से 10 टन है आपकी ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में।
और नंबर 2 पे आता है टेम्परेट, 0.7 to 7.5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। और सबसे कम है बोरियल फॉरेस्ट में। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल हाईएस्ट क्यों है आपका ट्रॉपिकल रीजन में? रीजन इज़ वेरी सिंपल, वही 3 रीजन जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए थे। सनशाइन अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, बेटर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, लेंथ ऑफ द ग्रोइंग सीजन, इस सब के कारण कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि कार्बन को सोखने की जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में है। और ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट शुड बी डन फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है और जो डिग्रेडेड लैंड है उनको रिस्टोर करना है। डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का माध्यम है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। और सिल्वीकल्चर टेक्निक्स को आप इम्प्रूव कीजिए, चाहे आपकी थिनिंग हो, प्रूनिंग हो, वीड कंट्रोल हो। इसमें ये भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है टेंडिंग ऑपरेशंस पे, इसमें सारी मैंने आपको ये सिल्वीकल्चर टेक्निक्स बताई हुई है। और ताकि ग्रोथ रेट बढ़े, यानी कि डायमीटर इंक्रीमेंट बढ़े, आपका गर्थ इंक्रीमेंट बढ़े, आपका वॉल्यूम इंक्रीमेंट बढ़े, तभी आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस, यानी कि फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पे मैक्सिमम गुंजाइश है एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज की, फार्मर्स को इनकरेज करके। तो ये आप याद रखिए कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बोरियल एंड टेम्परेट रीजन। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्ड ऑन comparison of 3 kind of forest at global level, that is boreal forest, temperate forest and tropical forest, with respect to their carbon sink, carbon storage ability, their biodiversity and their carbon sequestration potential। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स और फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अब विदा लेते हैं, फिर कि हाजिर होऊंगा। नमस्कार।